अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बेटियों की तालीम ताहाल अभी तक हमारे बेशतर इलाकों के अंदर नाकाबिल कबूल समझी जाती है कि शायद बेटी पढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बाप और बहुत सारी फैमिलीज़ इस कठिन मराहिल को गुजरते हुए अपनी बेटियों को इजाज़त देते हैं कि वो इलाके से बाहर, शहर से बाहर और कुछ मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन 56 गाँव फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला के गाँव के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि लड़की बैरून मुल्क लंदन पढ़ने जाती है तो वहीं जो हिना बशीर नामी लड़की है जो कि क्विंटरी यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम थी, उसको कत्ल कर दिया जाता है ईद के अयाम के अंदर। और जो कत्ल करने वाला वो भी उसी मोहल्ले का जिस 56 गाँव में आज मौजूद हैं उसी के अंदर, उसी के मोहल्लेदार जो है, जो चंद घर छोड़ के रहने वाला लड़का है, उसने वहाँ उसे कत्ल कर दिया और एक बॉक्स में बंद करके, एक बैग में टैची केस में बंद करके आप मिस्टर के इलाके के अंदर फेंक दिए, जहाँ से मेट्रोपॉलिटन पुलिस ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद यहाँ जो मैयत है वो ट्रेस आउट भी होती है, पोस्टमार्टम भी होता है, जिसकी रिपोर्ट्स ताहाल अभी तक सामने नहीं आई। जुमे को जिसका जनाजा होगा मैयत हवाले करेगी, लेकिन वजह वारदात क्या बनी, लड़का मौके से गिरफ़्तार हो गया जिसने इतराफ़ भी कर लिया कि इतराफ़ जुर्म किया कि उसने इस लड़की को कत्ल किया है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के इस कार्रवाई के बाद अगर हम देखें तो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो पढ़ने जाते हैं बैरून मुल्क, वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल और मुल्क के सफ़ीर होते हैं। लेकिन इस वाक़े ने जहां ना सिर्फ इस घर को दचका दिया है, वहाँ मुल्क पाकिस्तान की एक भयानक तस्वीर पेश की है कि तलबा और तालबा जो पढ़ने जाते हैं उनके साथ जब ऐसे वाक़यात होंगे वह हमारे ऊपर एक सवालिया निशान यकीनन तौर पर खड़ा होगा। इस वाक़े के हक़ाइक़ हैं क्या, ये वक़ूआ कैसे पेश आया, लड़की कैसे लंदन गई, लड़का कैसे पहुंचता है, राब्ता कैसे हुआ, क्या स्टोरी लंदन के अंदर है। वहाँ से वकास अहमद हमारे साथ होंगे, उनकी पूरी स्टोरी जो हमें वहाँ की वो बयान, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, वो आप दीदी बताएंगे कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है और क्या क्या अभी तक फैक्ट्स सामने आ चुके हैं। जबकि यहाँ से हमारे ओएसआर हमारे साथ मौजूद होंगे, तो इसके बाद उनके वालिदैन और बहन भाइयों के पास चलेंगे और ये पिक्चर आपके पास सामने रखेंगे कि एक बाप बड़ी मुश्किल से कुछ बेच के, जायदाद ज़मीन बेच के अपनी बेटी को पढ़ाने भेजता है रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन रोशन मुस्तकबिल ताबनाक कर दिया जाता है। आखिर क्यों, इसके ऊपर जवाब लेंगे, आगे चलते हैं। पाकिस्तान से आला तालीम का सपना लेकर आने वाली पाकिस्तानी तालिब इल्म को लंदन में कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की ये लर्ज़ा खेज़ वारदात जो है वो ईस्ट लंदन के इलाके इल्फर्ड में पेश आई थी और बहुत सारे सवालात उसने जन्म दिए हैं कि कत्ल के पीछे कौन से महरक़ात हैं, क्या ये कोई ऐसी वजूहात हैं जो पाकिस्तान से उस लड़की के साथ यहाँ पहुँची, क्योंकि जिस लड़के पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है। बल्कि कुछ मोहल्लेदारों का तो ये भी कहना है कि लड़के का ताल्लुक भी उसी गांव से है, फैसलाबाद के, जहाँ से इस लड़की का ताल्लुक है। तो अगर मेरे पीछे ये जो घर है, यहाँ पर यह कत्ल की वारदात पेश आई थी और कत्ल का ये जो पर्दा चाक हुआ, ये तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद पता चला कि हिना को है वो कत्ल कर दिया गया है। क्योंकि 14 जुलाई को मेट पुलिस को इतला दी गई कि एक तालिब इल्म जो है जो कि लंदन में बिज़नेस मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रही थी वो लापता है। और उसके बाद पुलिस ने उसके फैमिली से रब्ता किया, यूनिवर्सिटी से रब्ता किया और जहाँ पर वो सिक्योरिटी की जॉब करती थी उनसे रब्ता किया। बिलाखिर पुलिस को जब शुबा हुआ कि वाकई कुछ गड़बड़ है तो पुलिस ने इसकी तहकीकात का आगाज़ किया। जब तहकीकात का आगाज़ किया तो 4 दिन तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका था, लेकिन मोबाइल डाटा के साथ, उसके दोस्तों के साथ होने वाले राब्तों से, उनके दोस्तों के बयानात से पुलिस बिलाखिर 4 रोज़ के बाद उसकी बॉडी को ट्रेस करने में कामयाब हुई। लेकिन जब बॉडी को ट्रेस किया गया तो पता चला कि उसको एक संदूक में उसको कत्ल करने के बाद बंद किया और वह लाश वहाँ पर फेंक दी। कत्ल की ये लर्ज़ा खेज़ वारदात बहुत सारे सवालात भी जन्म दे रही है कि जो तालीम के लिए लोग यहाँ पर नौजवान हमारे आते हैं, क्या वो जो अपनी सोच है पुरतशद्दद बदले की, उसको भी यहाँ पर साथ लेके आते हैं। क्योंकि कुछ लोग मोहल्लेदारों का ये भी कहना है कि लड़का भी उसी गांव से ताल्लुक़ रखता था, तो हो सकता है उनकी कोई पुरानी रंजिश साथ चल रही हो। लेकिन ये सारे सवालात जो हैं ये तभी इनके जवाब तभी सामने आएंगे जब पुलिस को इस हवाले से कोई फ़ाइनल पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा। अब तक जो तहकीकात की गई हैं, पुलिस ने इस जगह से तकरीबन 4 रोज़ तक इस घर को सील रखा गया, एविडेंस कलेक्ट किए गए, फ्रांसिक टीमों ने एविडेंस कलेक्ट किए। उसके बाद हिना के दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ और जो अरसलान नामी नौजवान है जो कि पुलिस की हिरासत में है, उनके मोबाइल डाटा के ज़रिए लोगों के बयानात कलमबंद किए गए। लेकिन अभी तक पुलिस किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि इतना लर्ज़ा खेज़ और बेहमाना कत्ल के पीछे
कौन सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह के दौरान ये दूसरी पाकिस्तानी लड़की थी जिसको इल्फर्ड के इलाके में कत्ल किया गया था। पहली जो लड़की कत्ल हुई उसका मुल्ज़म गिरफ़्तार कर लिया गया, वो एक्चुअल क्रिमिनल निकला। लेकिन ये जो कत्ल है ये पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक भी है और अफसरदा भी इन्हें कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का तरीक़ा वारदात अपनाया गया ये ख़ुद बहुत सारे लोगों को खौफज़दा कर रहा है। अब पुलिस का कहना है कि अब तक की जो होने वाली तहकीकात हैं उससे पाकिस्तान में जो हिना की फ़ैमिली थी उसको भी आगाह कर दिया गया है और बहुत जल्द जो असल मुहर्रकात हैं वो भी सामने लेके आएंगे और जो वजूहात हैं इस कत्ल के पीछे वो भी पब्लिक के सामने लेके आएंगे। हिना जो थी अब तक की मालूमात के मुताबिक जो पुलिस ने मीडिया को दी हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट की स्टडी के लिए आई थी। गुज़िश्ता साल नवंबर में वो यहाँ पे आई थी और अपने अखराजात पूरे करने के लिए वो यूनिवर्सिटी के बाद सिक्योरिटी की जॉब करती थी। और कुछ मोहल्लेदारों के जिनसे हमारी बात हुई उनका ये भी कहना है कि अरसलान ही था जो मुबैना मुल्ज़म है, उसी के तवस्सुत के साथ, उसी के कॉन्टेक्ट के साथ हिना को इस इल्फर्ड में जो जहाँ पे उसने रहाइश इख्तियार की हुई थी वो उसी के रेफरेंस से हुई थी और जॉब भी अरसलान के रेफरेंस से ही मिली थी। तो बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि ये दोस्ती थी जिसका बड़ा जो है वो बेहमाना अंजाम हुआ। ताहम ये जो सारे सवालात उठाए जा रहे हैं या लोगों के जहनों में हैं, इनका जवाब मेट पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द दे दिए जाएंगे कि कत्ल की वजूहात क्या है। 56 गाबे इस वक्त हिना के घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन वो घर भी हमसे चंद कदम के फासले के ऊपर है। तो हमारे कासिम हुसैन इस वक्त नुमाइंदा जो जड़ावाला से सिटी 41 के हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें गाइड भी किया और ये 2-3 रोज़ से यहाँ स्टोरी, जैसे वकास अहमद लंदन से कवर कर रहे हैं तो ये यहाँ से स्टोरी को फॉलो अप ले रहे हैं। इनसे ज़रा स्टोरी थोड़ी समझ लेते हैं, चला क्या और यहाँ क्या बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम सलाम। अच्छा कासिम, लंदन में कुछ स्टोरी ऐसी चल रही है कि लड़का लड़की का ताल्लुक था या कोई रब्ता हुआ था, क्या हुआ था? गाँव के अंदर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ और बातें सुनने को मिल रही हैं, यहाँ अभी तक हक़ाइक़ सामने आई हैं? बिलाल भाई, दरअसल इधर गांव का ये एक मसला है कि जब हम 4 दिन से इधर मुसलसल आ रहे हैं, हमने कोशिश भी की है कि लड़के वालों का जो पॉइंट ऑफ व्यू लें, उनका जो व्यूज़ हम हासिल कर सकें। लेकिन ये जिस दिन से ये वाक़या हुआ है तकरीबन 18 तारीख से जो लड़के वाले हैं ना, ये साथ ही उनका घर है, तीसरे नंबर पर उनका घर है, तो वो यहाँ से आउट हो चुके हैं। तमाम फैमिलीज़ जो हैं वो उधर से आउट हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक तो ये जो गांव वालों का कहना है कि ये लड़की जो है वो स्टडी वीज़े पे गई थी और लड़का जो कहीं और मुल्क पे गया हुआ था, जो उसी मुल्क में एक दूसरे इलाके में आइलैंड गया हुआ था। तो ये कहा जा रहा है, लेकिन वो उसी जगह पे उसके पास ही गया था, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि वो लड़की जो है सामान लेने के लिए उधर गई तो ये मामला पेश आया। अच्छा, क्या घर वालों से आपकी बात हुई, सामान दिया गया? कौन सा सामान? जब रब्ता ही नहीं था तो सामान कहाँ से आ गया? घर वालों से जब हमारी बशीर अहमद से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि जी हमें इस बारे में कोई नहीं पता कि उसका रब्ता कैसे हुआ है, लेकिन रब्ता तो डेफिनेटली उसका हुआ है उसके साथ। तो आप हमारे साथ ही हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ नौजवान भी कुछ मौजूद हैं सड़क पर, इनसे बात करेंगे। वो नहीं, मैं आपको दिखा सकता है, पीछे बिल्कुल सामने घर है वाइट कलर का जिससे सफ़ेदी हुई है। ये घर है और इसके दरवाज़ों को जो है ताला लगा हुआ है, गेट को, क्योंकि हमने ये कोशिश की कि यहाँ मौक़िफ़ जो है वो लिया जा सके कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं या घर के अंदर लोग मौजूद हैं वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देते हैं, ये अपना को मौक़िफ़ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अच्छा, इसके बाहर ताला वगैरह तो अभी ताहाल हमें नज़र नहीं आ रहा, तो कैसे लॉक करके? ये डोर लॉक लगे हुए हैं अंदर से। अच्छा, ठीक है। बाकी जो बाहर से जो लॉक हैं वो नहीं लगे, डोर लॉक इनके लगे हुए हैं, अंदर कोई मौजूद नहीं है, घर जो है वो बिल्कुल तो ये निकल के कैसे गए फिर? ये जो डोर लॉक होता है ना, ये बाहर से लॉक है। अच्छा, ये दूसरा वाला लॉक लगा है, नहीं ज़रा आगे होके, ये दूसरा लॉक नहीं है, मेरा कोई किसी और दरवाजे से। ये मोहल्लेदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बैक साइड अंदर से ताला लगाया इस लोगों ने, कुंडी लगाई, ताला लगा कर पीछे से बैक साइड से गए हैं। इसकी साली जो रहती थी उधर पिछले, उधर से जाते हैं, जाकर तो गाड़ी आती है, गाड़ी से बीच बैठ कर ऐसे टेसियों में चले जाते हैं। तो ये कितने दिनों से यहाँ से गए? ये इससे 2-3 दिन बाद चले गए हैं। 2-3 दिन बाद चले? हाँ जी, ये ईद से 2-3 दिन बाद से चले गए वाक़या है। और गेट जो इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि ये वो लड़के के फैमिली है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये अंदर से लॉक है। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इनका मौक़िफ़ लिया जा सके। अच्छा, क्योंकि अमूमन ये होता है कि दूसरा पॉइंट कवर किया जाए, तो यहाँ तो अब ताला लगा है, तो आपको अभी तक इनकी मालूमात क्या पता चली इनके घर से? आपने कोई इनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की? फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम जो नंबर्स हैं, रब्ता है उनका आउट है, किसी के साथ भी रब्ता इनकी फैमिली के साथ नहीं हो रहा।
तो ये बताया जा रहा है कि इनके 2 भाई जो हैं वो लाहौर पुलिस में हैं, बतौर एक हवालदार और बतौर एसआई जो अभी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे वो हैं। ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कोशिश करेंगे रब्ता हो सके, अगर होता है तो फिर आपसे बात करवाते हैं। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हिना के बारे में। तो अब उस घर में हम पहुंचे हैं जहां ये वाक़या, जिस बच्ची जो कि बैरून मुल्क मुकीम थी, स्टडी वीज़े के ऊपर स्टडी के लिए कवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर मुकीम थी, उसके बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं कि हिना कितना प्यार करने वाली थी, कितना इनसे उल्फत रखती, जिसका ख्वाब था कि इनको भी अपने साथ लेके जाके वहाँ एडजस्ट करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हम हिना बिलाल बशीर। हिना हमसे प्यार बहुत करती, मेरी बहन थी। वो हमें रोज़ाना कॉल करती थी, हमें बताती थी क्या चाहिए, हम उसको बताते हैं ये चाहिए, कहते मैं जब वापस आऊँगा आपको भेजूँगी। हाँ, हमसे बहुत प्यार करती थी सबसे। क्या फरमाइश आपने की थी उसके लिए? इसलिए हमने की थी हमें पैसे भेजें, ऐसे बहुत कुछ कहा था उसको। गिफ्ट भी देती थी आपको? हाँ, गिफ्ट देती थी, बहुत अच्छे थे। पता कैसे चला कि मतलब ये वाक़या पेश आया? हमारे पापा को पहले पता चला था, हमको किसी को भी नहीं पता था, इसलिए। कैसे लगा, मतलब उससे पहले जब डेथ हुई उससे पहले तक आपसे रब्ता हुआ था? हाँ जी, 11 जून से आखिरी वाक़या हुआ, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। जब यहाँ से गई तो मिल के गई थी? हाँ जी, मिल के दिल नहीं गई। करता बहन से मिलने को? दिल कौन सी करता है। बात याद आती जो आपसे बड़ा प्यार करती? क्योंकि आप तो अब अकेले भाई रह गए। हाँ जी, वो बहुत अच्छी थी, हमें सब कुछ देती थी, जो मांगे वो देती थी, बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल, ये एक वाक़े के अंदर ये बड़ी मेन चीज़ है कि वो बेटी वालिदैन ने जिस मुश्किल से यहाँ से भेजी, वो एक कहानी है। साथ वो बेटी सिक्योरिटी की जॉब करके अपना गुज़र बसर मुमकिन बना रही थी कि गुजारा जो दिन का है, जब अपनी जो अगली फीसिस हैं वो अपनी जेब से वहाँ से सिक्योरिटी की जॉब करके पूरा कर रही थी। और इन बहन भाइयों को भी ख्वाहिश पैदा करी थी कि मैं जॉब करूँगी, मज़ीद कुछ पैसा कमा लूँगी, तो अपने पाँव पे खड़े होने के बाद इनको भी साहिब हैसियत के तौर पर उनके साथ लेके जाऊँगी ताकि चीज़ें आगे। छोटी बहन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? मरीम बशीर। मरीम, आप हिना से कितने नंबर पे? सबसे छोटी है। तो कौन सी चीज़ है हिना की सबसे ज़्यादा याद आती है बहन की? वो हमसे प्यार भी करती थी और अच्छी भी लगती थी। बात होती थी? क्या आपने मंगवाया था उससे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मंगवाया था? प्यार करती थी आपसे? तो आखिरी बार बात क्या हुई थी? बाबा से भी थी। आपसे भी कोई बात इससे पहले हुई? बात करती थी आपसे? वैसे क्या बातें करती थी हिना से? कुछ नहीं, वैसे इस्लाम वगैरह और वो तस्वीरें भेजती थी बस वो। प्यार कर, अच्छी बहन थी आपकी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसमा बशीर। कौन सी क्लास में आप? 7। अच्छा आसमा, हिना कैसी थी? मतलब आपके साथ प्यार करने में, बहन भाइयों के साथ, सबके साथ? सबके साथ बहुत अच्छा प्यार करती थी। मैं उसकी फेवरेट फैन थी। वो कहती थी मेरी तुम फेवरेट हो, और सबके साथ बहुत प्यार करती थी। वो कहती मैंने सबको आपको वहाँ बुला लेना है, और कहती पढ़ा करो बस। यकीन आता है कि अब वो आपके अंदर ही रही है, साथ नहीं है? अभी तक तो नहीं। तो क्या कौन सी बात, जैसे आप तो उसकी लाडली बहन है, तो कोई ऐसी बात जो उसकी अब सबसे ज़्यादा याद होती हो कि वो आपके पास थी, 6 माह हुए गई है यहाँ से? कि वो यही कहती थी पढ़ा करो, अपने पापा का नाम रोशन करो, मैं अपने पापा का बेटा बन के दिखाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, तुम लोग सबको बुलाऊँगी। पापा का बेटा बना करती थी, एक बेटे की डेथ हो गई है, एक ही भाई रह गया, वो बेटा बन रही थी, वहाँ जॉब कर रही थी ताकि आप लोगों को बुला सके। और चल तो क्या दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता? क्या हुआ क्या बहन के साथ? बहुत दुख होता है। तो जैसे बहन को हमारे को डर नहीं लगता कि घर में वो जो लोग हैं वो भागे हैं घर से? जी जी, बहुत डर लगता है, हर वक्त खौफ रहता है। अब ये बहन भाई थे, एक बहन और अभी इनकी मौजूद है, लेकिन शायद वो इस अभी पोजीशन में नहीं कि और इनकी जो वालदा हैं, हिना की वालदा, इस पोजीशन में नहीं कि हमसे बात कर सकें। ये एक वो कैफियत है जो कि नन्हे बच्चे हैं, वो अपनी कैफियत बता रहे हैं कि प्यार मोहब्बत और उल्फत में सबके साथ बढ़ चढ़ के प्यार करने वाली वो बहन थी। लेकिन आपने बात सुनी कि वो अपनी मेहनत से इन लोगों को, ख़ास तौर पे छोटी बहनों को बुलाना चाहती थी ताकि एक पैगाम दे सके कि बेटा बन के, जो मैसेज था वो बड़ा दिल को लगने वाला था, बेटा बन के दिखाना चाहती थी। अब बड़ी अफसोसनाक कहानी है, लेकिन यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो बात का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। असल वकूआ हुआ क्या और कैसे चला, और उनके वालिद जो है ना कि वो हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
इस अफसोसनाक वाक़े पर जहाँ वकास अहमद ने हमें लंदन से ब्रीफ़ किया है, जो वहाँ की सिचुएशन थी, पहले दिन की सिचुएशन और फिर बाद की सिचुएशन जो उन्होंने अपडेट की है। अब हमारे साथ हिना बशीर के वालिद बशीर खान साहब मौजूद हैं, इनसे तफसील से बात करेंगे। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़ा, एक बेटी है जो कि आंखों में सुहाने सपने, सुहाने ख्वाब और माँ बाप के लिए एक तरक्की का ख्वाब लिए चलते, जहाँ बच्चियों के लिए बाहर निकलना नामुमकिन था, वहाँ बिलाशुबा इजाज़त दी गई कि बच्चे पढ़ें, बच्चियाँ ख़ास तौर पर तालबा, हमारी बेटियाँ जो तालीम के असूल के लिए शहर से बाहर फिर मुल्क से बाहर जा सकें। लेकिन ऐसे वाक़यात ना सिर्फ इस माशरे के लिए बल्कि क्योंकि ये लड़का जो है वो भी इसी मोहल्ले से कुछ घर छोड़ कर रहने वाले मौजूद हैं, तो एक वाक़या और फिर जहाँ पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगह सही होती है कि हमारे तलबा हैं और क्या एक पिक्चर जो है वो पेश की जाती है पूरी दुनिया के सामने जाकर कि हम कौन लोग हैं जो बाहर आके स्टूडेंट वीज़े के ऊपर अपनी ही जो ख़वातीन हैं उनका कत्ल कर देते हैं। बशीर साहब मौजूद हैं, इनसे तफसील से बात करें। बशीर साहब, पहले तो बड़ा अफसोस आपकी बेटी के साथ ये वाक़या पेश आया, उसका अफसोस, और आपको इसका पता कैसे लगा और हिना कब गई है बैरून मुल्क पढ़ने के लिए, ज़रा थोड़ा सा हमें इसकी स्टोरी थोड़ी सी बता दें। जी, मेरी बेटी का ये याद है कि हमारे गांव में 2004 में जो दूसरी बेटी थी जो नर्सरी में जड़ांवाला सिटी में प्राइवेट स्कूल में दाखिल हुई, और उसके बाद जे FSC इसने पंजाब का नर्सरी से लेकर मैट्रिक इसने AW स्कूल जड़ांवाला से किया। इसके बाद उन्होंने FSC पंजाब कॉलेज फैसलाबाद से की, और उसके बाद जे नवंबर 2021 में UK आला तलीम के UK चली गई। कितना मुश्किल था उसे UK भेजना पहले, क्योंकि हमारे तो माशरे में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए, क्योंकि हम देखें जिस गांव में आप लोग रह रहे हैं बड़ा पीछे जाके पहले फैसलाबाद के बाद जड़ांवाला से पीछे हट के ये गांव आता है, और एक बाप के लिए जहां आपके दीगर बच्चे भी मौजूद हैं, एक बच्चे को बाहर भेजना फिर उसे पढ़ाना, बड़ा अखराजात आ जाते हैं। बाप तो बड़े माँ बाप होते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए ख्वाब पूरा करने के बड़े बड़े पैसे भरने पड़ते हैं। जी, हम दरमियाने तबके के आदमी हैं। बस हमारी बेटी की ख्वाहिश थी कि उसकी सहेलियाँ कोई राब्ते में थी कि सब ने UK जाना है, उसकी सहेलियाँ भी कोई UK गई हैं, बस उनके राब्ते की वजह से हमें मजबूर किया उनके पापा मैंने UK जाना है, लेकिन उसका मैं अकेले ही सपोर्टर था, बाकी फैमिली इस गल की मुखालफत करती थी। तो कितनी देर तक ये जो मर्डर हुआ इससे पहले तक राब्ते के अंदर थे, बात हुई है, कोई ऐसा इशू उस लड़के के मतलब कोई बात हुई हो? नहीं, ऐसा कभी बेटी ने बताया नहीं इसके बारे में। उधर हमारे जितने भी अजीज़ कारब हैं, दोस्त हैं, उनके बारे में तो हमेशा बात करती थी, लेकिन इस आदमी के बारे में कभी उसने बात नहीं बताई। और उनके घर वालों ने भी इधर लोगों को यही बताया था कि वो आयरलैंड गया है, कभी UK का या लंदन का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो क्या आपके ख्याल में अब वाक़या पेश हुआ क्या है? क्योंकि हमें कुछ हमारी वहाँ से पूरी रिपोर्टिंग हमारे दोस्त ने की है, लेकिन एक अफवाहें बहुत सारी फैल रही हैं कि ये पहले राब्ते में थे, यहाँ से एक मोहल्ले के हैं, तो एक दूसरे के रिश्तेदार थे। इन चीज़ों में कितनी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमारा कोई उनसे रब्ता है, ना हमारी कोई उनसे रिश्तेदारी किस्म की बात चल रही थी, ना उनका ऐसा कोई प्रोग्राम था, ना वो ऐसा कर सकते थे, हमसे कोई ऐसी बात कर सकते थे। और वो अभी गया है, वो मल्लेदारों से उधर हमें जो रिपोर्टें मिली हैं वो अभी स्पेशल टारगेट के लिए गया है, इधर से बाद में उनको भेजा गया है। जो हालात तो वाक़या नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि उनका मकसद से उनको मारना था और कोई काम नहीं। अच्छा, बेटी को उसने वहाँ बुलाया, हिना को बुलाया कैसे? क्या मतलब एक वाक़या आपके सामने भी आया होगा, क्योंकि रब्ता नहीं था तो फिर उसको कॉल या मैसेज करके कि कुछ सामान है, क्या सामान था जो उसको देना था? जी, हमारे बिल में नहीं, ना हमने ना उनके पास कोई सामान भेजा है, ना ऐसी कोई बात थी। बस वो सहेलियों की ज़बानी ये बात है कि वो कॉल कर रहा था कि अपना सामान ले जाओ, मैंने रूम शिफ्ट करना है, और ऐसी कोई बात नहीं। हमने पाकिस्तान से कभी ना उनसे रब्ता किया है, ना उनके घर वालों ने हमें बताया वो किधर गया है, कहाँ गया है, ना हमसे कभी उनका रब्ता हुआ है। क्या कौन सी डिग्री के लिए वहाँ गई थी? ये बेटी गई थी BSc बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, बाद में उसे मास्टर करना चाहती थी और PhD करना चाहती थी। अच्छा, वो आपको बताया कि वो PhD करना चाहती? जी, वो उनका टारगेट। मतलब आपको एक्सपेंडिचर्स कितने का आए थे, कितनी मुश्किल लगा था यहाँ से भेजना जब सारे ख़ानदान मुखालफत कर रहा था, और आपको अकेले को जहाँ ये दूसरी बच्ची थी इस गाँव की जो नर्सरी में प्राइवेट स्कूल में जा रही है गाँव से बाहर, तो वहाँ एक मुल्क से बाहर जाने के लिए कितनी मुश्किलें आई थी आपको? जी, मुश्किलात तो काफ़ी रही हैं। हम एक दरमियाने तबके के किसान हैं और ज़िम्मेदार हम करते हैं, तो हमारे किसानों के लिए मुश्किलात तो है ना। इतना पैसा इकट्ठा करके अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को आला तलीम बाहर भेजना, ये बहुत कठिन मरहला था, लेकिन अल्लाह ने मदद की और हमने उनके सारे अखराजात बर्दाश्त किए। अब सिचुएशन क्या है? जो डेड बॉडी के हवाले से अब तक डेड बॉडी नहीं मौसूल हो सकी, तो वहाँ करंट सिचुएशन क्या है? कोई अजीज़ व क़रीब मौजूद है? मेट्रोपॉलिटन पुलिस से को आपका रब्ता हुआ है?
जी पुलिस से हमें राब्ते में, पुलिस ने 2 दिन पहले बताया कि आपकी डेड बॉडी हमारी तरफ से फ्री है। फिर वो कल हमारे वो तो जो फैमिली फ्रेंड हैं, जो हम उनके क्लास फेलो हैं, उन्होंने उससे डेड बॉडी वसूल कर ली है। लेकिन मैंने भी वीज़ा अप्लाई किया है, उधर से मेट्रो पुलिस ने मुझे स्पॉन्सर भेजा है, वो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 22 जुलाई को अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब क्या मुतालबा, मतलब आपके ख्याल में वहाँ इसके ऊपर बिलाशुबा हम प्रोग्राम में एक कानूनदान भी लंदन से लेने की कोशिश करेंगे ताकि मुतय्यन हो सके कि क्या सज़ा या क्या, क्योंकि वहाँ डेथ पेनल्टी तो नहीं है, वहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसके बाद क्या होगा, वो डिपोर्ट कर देंगे, ये तो एक ख़ानदानी दुश्मनी शुरू हो जाएगी ऐसे। जी देखो, उन्होंने हमारा हंसा बस्ता गाड़ा जाड़ा है, तो हमें तो बर्दाश्त नहीं होगा कि हम हमारा घर उजड़ जाए, उनका आबाद रहे। ये तो सिस्टम का हिस्सा है। हम चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए और अबरनाक नाम उसका हो, ताकि हमारा दिल में सुकून हो। तो जो उनकी फैमिली है वो यहाँ से आपके रिश्तेदारों में से हैं, मोहल्लेदार हैं, क्या है? और वो सुना जा रहा है गांव में से कि वो अभी 2-3 दिन जिस दिन से मर्डर हुआ यहाँ मौजूद ही नहीं है। जी वो जहाँ से भाग गए हैं, उनको पहले पता चल गया था, क्योंकि वो लग रहा है ऐसा रहा है कि वो मनसूबा साजी में शामिल थे, क्योंकि उनको पहले पता चल गया था। हमारा तो किसी से कोई दुश्मन नहीं है, हम इधर गाँव में हैं, मेरे वालिद साहब का वाइस चेयरमैन है, मैं 3 दफ़ा इधर से काउंसलर मुंतखब हुए हैं। ये सब लोग मुझसे प्यार करते हैं गाँव वाले, तो हमारा तो इधर बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो बस ये हसद उनको खा गई है। तो क्या हसद आखिर क्या थी कि इस हद तक चले गए कि एक नन्ही बच्ची, और ख़ास तौर पर वो बच्ची जो मुल्क का नाम, अपने घर का नाम रोशन करने के लिए जा रही थी, कल वो कोई डिग्री लेती, कोई तमगा लेती, तो इस मुल्क का नाम रोशन होना था। और यहाँ तो पहले इस पाकिस्तान में बच्चियों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। जब ऐसे वाक़यात होंगे तो कौन भेजेगा बाहर के ममालिक, क्योंकि इस गाँव में तो लोग डर जाएंगे अब इस चीज़ से, उस इलाके में भी लोग डर जाएंगे। जी ऐसे ही है। ये मेरा ख्याल है कि मेरी बेटी वह जड़ांवाला तहसील की बेटी है, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान तरीक UK आला तलीम वास्ते गई है। पहली दफ़ा तहसील जड़ांवाला कोई बेटी UK नहीं गई तलीम हासिल करने वास्ते। जो जड़ांवाला तरीक का पहला वाक़या कि किसी ने अपनी बेटी तलीम वास्ते UK भेजी हुए। इससे पहले आपका रब्ता था, मतलब आपकी उसकी जो दोस्त हैं वो भी फैसलाबाद से हैं जो साथ हैं? जी वो जंग से हैं 2-3, कुछ लाहौर से हैं, कुछ कराची से हैं, जो मुख्तलिफ सिटी से हैं। उनसे आपका रब्ता हुआ कि आखिरी वक्त पे हुआ क्या, कि वो लड़का मतलब कैसे, को सामान कौन सा था, बात क्या हुई, उसको ज़रा रुदात बयान कर दें। जी वो सहेलियों की ज़बानी यही हमें पता चला है कि उसने फ़ोन किया अपना सामान ले जाएं। हम उनके साथ 2 सहेलियाँ, तीसरी वो थी, वो साथ गई हैं। हम अंदर जाने लगे, उसने रोक दिया कि आप बाहर खड़े हों और जो सामान लेकर आ जाती है। हमारी बेटी ने मोबाइल भी वो अपनी सहेली को दिया है, बाहर खड़ी हूँ, मैं बैग लेकर आती हूँ। लेकिन वो जब वापस ना आई, कोई 20-25 मिनट बाद फिर उन्होंने बेल दी है, वो लड़का दोबारा बाहर आया है। उन्होंने कहा आप चली जाएँ, वो अभी सामान पैक कर लेट हो जाएगी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने साथ जाना है, साथ जाना है। तो वो मोबाइल हमें देकर गई है। उसने मोबाइल छीन लिया उनसे और दोबारा नंबर बंद कर दिया, और उसके बाद हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। 11 जुलाई मंडे वाले दिन पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 11 बजे रात 11 बजे जी पाकिस्तानी टाइम कोई रब्ता जो है उनसे नहीं हो सका। तो अब उसकी जो सहेलियां हैं उनसे दोबारा आपको रब्ता हुआ, क्या अपडेट उन्होंने बाद में कोई दी इस हवाले से? कोई चीज़ जो उन्होंने आपको बताई हो ऐसी जो कि हट के हो, कि लड़के ने बाद में क्या किया, भाग गया, जिस लड़के की गाड़ी इस्तेमाल की उसने कोई चीज़ पुलिस को बताई जो आप तक पहुँची हो? नहीं, वो उसके बाद मामला से बेखबर थी, वो अपनी जॉब पर चली गई हैं। उनका इसमें कोई किरदार नज़र अभी तक नहीं आ रहा। वो एक नॉर्मल सिस्टम था जिसमें वो साथ गई, ईद के दिन थे, वो सैर तफरी करती थी, ईद के वाले दिन से वो इकट्ठी थी। लेकिन ऐसा उनका कोई किरदार अभी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तफ्तीश अभी जारी है। अच्छा, आप अब हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि ये केस हुआ लंदन में, तो पंजाब पुलिस या पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो उससे टेकअप नहीं कर सकते, लेकिन क्या मुतालबा करेंगे कि एम्बेसी अगर इसके अंदर का अदारा आपके साथ मदद कर रही है, हेल्प कर रही है मैयत की यहाँ मुंतकली के अंदर, अगर कोई मुश्किल आ रही है वो हम मीडिया के तवज्जो से बताएं। उसके बाद अगर इस केस को आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई इसकी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हिंसाई हुई है कि एक पाकिस्तानी तालिब इल्म ने पाकिस्तानी तालिबा को कत्ल कर दिया। जी ये बदकिस्मती ये है कि मैं सच्ची बात करना चाहता हूँ, अभी तक बाकायदा तौर पर हमें पाकिस्तान एम्बेसी से किसी ने अप्रोच नहीं किया। सिर्फ हमारे जड़ांवाले के वफाकी सेक्रेटरी लेवल के आदमी उधर इस्लामाबाद में हैं, इधर साहब का वो कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने हमारी ज़ाती तौर पर वो हेल्प कर रहे हैं। हुकूमती तौर पर हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही। वो जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं एज ए सिटी जड़ांवाला।
आपके ख्याल में कोई ऐसा लाहेअमल होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी इसको टेकअप करे केस को, कि उनको कहे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डेफिनेटली इससे बड़े स्टूडेंट्स के अंदर तशवीश फैलेगी जो वहाँ पढ़ने गई हुई लड़कियाँ, उनके वालिदैन परेशान हुए होंगे, क्योंकि बड़ा मेन केस और डिस्कस हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जी, हमारा तो पहली हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बरतानिया से ये मुतालबा है कि जो उनके वालिदैन हैं, जो उनके पिछले हैं, उनका इधर कोई बिजनेस नहीं है, उनकी कोई ज़राई ज़मीन नहीं है, उनका कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसकी वजह से उसके अखराजात जो वो उठा सकते। पहले तो उसकी तहकीक करनी चाहिए कि उसकी फ़ीस, उसकी स्टेटमेंट के पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उनके कुछ कालम तंजीमों से भी रवाबत हैं। क्या कोई फंडिंग हुई है मेरी बेटी के लिए कि उसको फंडिंग करके स्टेटमेंट तैयार की गई है, या फ़ीस अदा की, फ़ीस कहाँ से आई है। दो पुलिस में मुलाजिम है, मामूली ग्रेड के आदमी हैं, उनके अपने अखराजात पूरे नहीं होते तो इतनी लाखों में फ़ीस कहाँ से आ गई। ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बरतानिया से मुतालबा है कि पहले उसकी जो ख़र्चा है, उसकी पैसे लगे हैं स्टेटमेंट के और फ़ीसों के, उसका चेक किया जाए वो पैसे कहाँ से आए हैं। आपसे भी आखिरी सवाल करूँगा, बेटी को भेजने के लिए आपने कोई, क्योंकि ज़मींदार हैं, कोई ज़मीन बेची? क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमारे पंजाब के अंदर, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, माँ बाप ज़मीनों का सौदा कर लेते हैं, चले बच्चे जो हैं बाहर पढ़ने चल जाएँ, जैसे आपने कहा उसमें 30-40 लाख का तकरीबन ख़र्चा आ जाता है। जी, मैंने एक गाड़ी बेची, बाकी कुछ हमारे साथ जमा पूंजी थी, इसलिए हमारा अल्लाह का शुक्र है ज़िम्मेदार है हमारा, वो उसमें सिस्टम चल रहा है। 16-17 एकड़ ज़मीन मेरी है, वो उसमें सिस्टम चल रहा था। तो इस पर क्या हुए असरात बाकी जो बच्चे आपके, अब 3 बेटियां बाकी हैं, एक बेटा है, उनकी स्टडी पे तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि अमूमन ये होता है वालिदैन को एक धचका लग जाता है कि इतना बड़ा सानिया एक बेटी के साथ हो गया है, तो दूसरे बच्चों के साथ डर जाता है इंसान, इससे दूर किएंगे तो इनके साथ कोई हादसा या ये मुझसे दूर ना हो जाए। जी, ऐसा तो है। वो तो कह रही थी कि पापा मैंने 2025 में फ्री हो जाना है। आप छोटी उसकी बहन जो है उसने अभी मैट्रिक कर लिया है, अभी वो FSC में दाखिला लेगी। वो भाई जो है वो 8 में पढ़ रहा है, उसने भी 2024 में मैट्रिक कर जाना था। वो कह रही थी पापा इनको मैट्रिक करके, बड़ी को FSC करके उन दोनों को भेज दें, मैं इनको इधर अकोमोडेट कर दूँगी। लेकिन अभी तो जो ख्वाब जो हैं सब लेकर अल्लाह को प्यारी होगी, हमें रोते छोड़ गई है। कितना प्यार करती थी हिना, मतलब याद तो बाप हैं, बड़े प्यार से पाली, और सबसे बड़ी बेटी जिसके साथ लगाव भी बहुत ज़्यादा होता है। जी, उसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने उसको आपको पहले बताया है कि ये हमारे गांव की वो दूसरी बेटी थी जो जिसने नर्सरी में प्राइवेट स्कूल सिटी जड़ांवाला में दाखिला लिया, और मैट्रिक जड़ांवाला से की प्राइवेट स्कूल में, उसके बाद पंजाब कॉलेज फैसलाबाद से रोज़ाना ट्रैवल इधर करके जाती थी और रोज़ाना वापस 35 किलोमीटर वापस आती थी। और उसके बाद उसका दिल था कि मैं आला तलीम के UK जाऊँ, और अल्लाह के ने उसकी मुराद पूरी कर दी। लेकिन उनकी किस्मत में ऐसा उनके ख्यालात नहीं थे कि जो उधर अपने जज्बात या ख्यालात पूरे कर सकती, और उसकी किस्मत उस जाकर हार गई। बिल्कुल जी, यहाँ तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत ना होगा कि यहाँ बिल्कुल हिना हार गई, क्योंकि हिना के जो ख्वाब थे वो बड़े रोशन थे कि जैसे उनके वालिद साहब ने बताया कि वो अपनी दूसरी बहन और वो भाई हैं उनको भी वहाँ लेकर जाना चाहती ताकि वो आला तालीम के लिए वहाँ जा सकें और एडजस्ट हो सके एक अच्छा मुस्तकबिल। लेकिन एक घिनौना ख्वाब बन गया वो एक मुस्तकबिल जिसे लेके वो अपनी आंखों के उन तारों को सजा के गई थी। क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन पाकिस्तान की जगह आई हुई, लेकिन एक बेटी, जहां बेटियों की तालीम बड़ी मुश्किल है, वहां इस बेटी की तालीम के लिए जो बाप ने तकदो की, उसके बाद एक बहुत नेगेटिव मैसेज जो है वो छोड़ गई ये पूरी कहानी। इसमें हुकूमतों को भी और ख़ास तौर पर जैसे उन्होंने कहा एम्बेसी से हम मुतालबा करेंगे मुकम्मल ताउन किया जाए ताकि ये मसाइल और ख़ास तौर इनकी मुश्किलात कम हो सकें। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं इसी स्टोरी के ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हमने बात की इस पूरे केस के ऊपर तो एक बहुत अहम पर्सपेक्टिव ये है कि क्या हमारे माशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त का पहलू, और ख़ास तौर पर नौजवान, एक तो स्टोरी ये है कि नौजवान ने वहाँ क्या किया, दूसरी स्टोरी ये है कि एक लड़की जो बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स ने बाहर भेजी उसके साथ जो हुआ, फिर तीसरा पर्सपेक्टिव कि क्या नौजवान अपनी छोटे से टारगेट हसूल के लिए इतने बड़े जब कदम उठाते हैं तो उनकी तरबियत क्या हो रही है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात हफ्सा एहसन साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, आप इस पूरा टॉपिक थोड़ा सा आपके सामने भी रखा है, आप कैसे देख रहे हैं नौजवानों को बड़ी एक अजीब सी चीज़ प्रवेल कर रही है, अदम बर्दाश्त है, और उस अदम बर्दाश्त के बाद
मतलब वायलेंस बहुत अरूज पे जा चुकी है, और फिर दूसरी तरफ देखें तो एक बच्ची है जिसको बड़ी मुश्किल से बाप कहता मैंने भेजा है, और उसने ख्वाब सजाए थे मैं बाप का बेटा बन जाऊँगी और बाकी बहन भाइयों को बाहर बुला के उनका मुस्तकबिल रोशन कर दूँगी, लेकिन यह मुस्तकबिल एक का नहीं पूरे ख़ानदान का ताबनाक हो गया। जी आपकी बात से एग्री करती हूँ बिल्कुल कि एक छोटा सा जो हमारा रिएक्शन होता है, एक्चुअली हम रिस्पांस नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। तो हमारे रिएक्शंस जो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्यों हो गए हैं, इमोशनली हम इतने पुअर क्यों हैं, इतना वीक क्यों हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने इस बड़े ही आज का जो बर्निंग एक इशू है उसके हवाले से मुझसे बात करने की कोशिश की, और आपके तवसत से मेरा मैसेज जो है पूरी सोसाइटी के लिए होगा। देखें, दो चीज़ें हैं जिनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं। हम अपनी सोसाइटी की बात करें, पहली बात तो ये है कि पेरेंटिंग हमारा जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग है, उसके बाद हमारी दुनियावी तालीम है, और उसके बेसिक चीज़ जो हमारी दीनी तालीम है। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों जो हमारे बेसिक पिलर्स हैं ट्रेनिंग के, ये तीनों उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि बच्चा जो है वो अपने घर से, वो एक रिफ्लेक्शन होता है अपने पेरेंट्स का। जिस तरह बच्चा अपने घर में उसने देखा, जो कोई इस स्टोरी का बैकग्राउंड है, बच्चे ने जैसे देखा कि मेरे घर के जो बड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस सारे मामले को, और उनकी टॉलरेंस लेवल कितना है, तो डेफिनेटली वो बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बनता गया। अब ये बात कि वो जी बाहर चला गया या यहाँ पाकिस्तान में, वो जो कुछ ट्रेनिंग यहाँ से लेकर गया है वही उसका फाउंडेशन है उसकी पर्सनालिटी की। अब वो पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान से बाहर रहे, वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा जो उसकी फाउंडेशन में चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, दुनियावी तालीम की तरफ अगर हम बात करें तो दुनियावी तालीम हम सॉरी टू से हम पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं। उस्ताद है तो वो भी पैसा कमाने के लिए तालीम दे रहा है, शागिर्द है तो वो भी पैसा कमाने के लिए तालीम हासिल कर रहा है। जहाँ तक है दिन, मतलब उसमें अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, मोरालिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, पेशेंस ख़त्म हो चुकी है, और एक दूसरे का एहतराम ख़त्म हो चुका है। बाकी एहतराम को तो छोड़ें, उस्ताद शागिर्द का एहतराम ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाती है दीनी तालीम। दीनी तालीम के हवाले से भी मैं ये कहूँगी कि हमें वो तालीम दी नहीं गई जो दीन का मकसद है। वो हम दीनी तालीम हम क्यों हासिल कर रहे हैं? सवाब हासिल करने के लिए। ये पढ़ लें तो इतना सवाब मिलेगा, ये कर लें तो इतना सवाब मिलेगा। एक्चुअली दीन का मैसेज क्या था? आप कुरान के हवाले से भी मैं अगर बात करूं तो कुरान भी ये कहता है कि तुम अगर किसी की ज़्यादती का बदला लेना चाहो तो उतनी ज़्यादती करो जितनी तुम्हारे साथ हुई, लेकिन अगर तुम किसी को माफ़ कर दो तो अल्लाह के बारगाह में इससे बड़ा महबूब शख्स कोई नहीं है। अच्छा, मैं क्वेश्चन भी साथ ऐड कर दूंगा आपको कि आप इसको कितना समझती कि क्या ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि माँ बाप और बच्चों में गैप आ गया है? पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे 10-15 साल पीछे चल जाए तो पेरेंट्स के साथ बैठ के गुफ्तगू होती थी, एक हया शर्म का रिश्ता था, हम बात बता देते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए जो ऐसी कोई इशू है। आज बच्चे अपने माँ बाप को बताने से कतराते हैं, लेकिन वो चीज़ को पाने के लिए जो उसको अडॉप्शन के लिए खुद चले जाते हैं, जिसका नतीजा बहुत नेगेटिव होता है। जैसे इस केस में शायद अगर लड़का लड़की में कई जो चीज़ें अफवाहें फैल रही हैं, अगर वो बातें लड़की ने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं इस बारे में बताया था, अब इसमें हक़ाइक़ क्या हैं ये भी केस के बाद है, लेकिन लड़के ने कुछ नहीं बताया, अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की नज़र में आ जाती तो मामला शायद यहाँ तक ना पहुँचते। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। पेरेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो बहुत बड़ी रीज़न है इस सारे सिनेरियो में, और इस किस्म के और केसेस में भी। बच्चा जब अभी थोड़ा सा और इसको डिटेल में अगर देखें ना तो हम गलती करने को बहुत बुरा समझते हैं। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनकर उनको ये बताएं कि कोई बात नहीं, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम भी कभी यंग एज में मिस्टेक्स करते थे, और हम हम सारे इंसान हैं, इंसान से गलती होती है। और गलती को देखें, गुनाह, गलती और जुर्म तीन डिफरेंट चीज़ें। आप जब आप इन तीनों चीज़ों को फ़र्क ही मिटा देंगे तो बच्चे को तो आप ये एहसास दिला रहे हो ना कि तुम कोई गलती नहीं कर रहे, तुम कोई जुर्म कर रहे हो, या तुम खुदा ना खास्ता इस्लामिक अगर कोई फतवा लेने जाएंगे तो वो कहेंगे तुम गुनाह कर रहे हो। तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है, और वो माफ़ करने वालों को पसंद करता है। बच्चों से अगर कोई उनकी पसंद नापसंद की भी बात है,
और आज के दौर में हमारे दौर का जो बच्चा इस वक्त का यंग जनरेशन है वो पिछले लोगों से ज़्यादा फितनों में गिरा हुआ है, उसके पास चीज़ें ज़्यादा हैं इस किस्म के इन्वॉल्वमेंट के लिए, क्योंकि उसकी एक्सेस में बहुत कुछ है, वो कनेक्ट है ऑल द टाइम, दुनिया के साथ कनेक्ट है। तो वालिदैन को भी अपने अंदर जदीद जो मसाइल हैं उनको समझने के लिए चेंजेस लाने की ज़रूरत है और बच्चों के साथ डिस्कशन करने की ज़रूरत है, उनके जज्बात समझने की ज़रूरत है और उनको माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस अब हमने अक्सर देखे हैं कि ये 2 केस सिर्फ 10 रोज़ के अंदर आ गए हैं कि 2 लड़कियां बैरून मुल्क पाकिस्तानी मर्डर हो जाती हैं। अब तीसरी एक स्टोरी अभी बिल्ड हो रही है कि एक डेनमार्क से लड़की फैसलाबाद आती है, वो किसी इलाके में गायब हो जाती है। ऐसी स्टोरीज़ अब इसलिए स्टोरीज़ बहुत होंगी, लेकिन शायद अब 2 स्टोरीज़ निकली हैं तो स्टोरीज़ निकलती जाएंगी, सामने आती जाएंगी और ये हमें ट्रेंड नज़र आएगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर ये भी है कि बैरून मुल्क बच्चे बैठे बड़े कठिन मराहिल में पैसे कमा रहे हैं, लेकिन माँ बाप कनेक्ट नहीं होते, वो समझते हैं कि अबे हमें पैसे भेजने पड़ेंगे। बच्चों से पैसे के बारे में पूछते नहीं है। बच्चे वहाँ सिक्योरिटी की जॉब में, जैसे लड़की सिक्योरिटी की जॉब कर रही थी, बड़ी इतनी हिम्मत नहीं जितने बच्चे अपने ऊपर बोझ डाल के और घर के बोझ उठाने में लग जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे वो खुद प्रेशराइज हो जाते हैं, पीछे फैमिलियाँ सुख होंगी लेकिन वहाँ बच्चे बिल्कुल आइसोलेट होकर अकेले हो जाते हैं। जी, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो, यहाँ के लोगों को भी क्राइसिस उसी तरह से हैं जैसे बाहर के लोगों को है। बाहर की अपनी क्राइटेरियाज़ हैं और अपनी डिमांड्स हैं, तो यहाँ के लोग भी जो हैं वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ आएँ। ये बड़ा ज़रूरी हो गया आज के दौर में, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप जब अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हो इनिशियल स्टेज पर, अंडरस्टैंड करते हो कि मैं इस वक्त ज़हनी दबाव में हूँ किसी किस्म के भी, तो डेफिनेटली यू हैव टू नीड सम सपोर्ट एंड हेल्प। तो आप जाएं, किसी से बात करें, किसी अपनी फैमिली मेम्बर से बात करें, दोस्त से बात करें, और फिर कहीं आपका मामला नहीं सुलझ रहा तो किसी एक्सपर्ट के साथ बात करें। तो आज के दौर में मैं समझती हूँ कि नफ्सियात का जो रोल है बड़ा अहम है, और इन सारे मौज़ूआत पे अगर हम गुफ्तगू करें तो इसकी इम्पॉर्टेंस बिल्कुल अपनी जगह एक बहुत बड़ी हकीकत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी हमारी नफ्सियात। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कही कि जब इन्होंने आखिरी जुमला बोला तो मुझे यकीनन तौर पर मेरे उससे थोड़ी सी वाकफियत है कि नफ्सियात को हमने एक जुर्म बना लिया अपने लिए कि शायद माहिर नफ्सियात के पास जाना हम पागल हैं। हम ये नहीं समझते रोज़ मुहर्रा या रोज़ की बुनियाद के ऊपर या हम जो रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं उसके अंदर हमारे साथ बहुत सारी इश्यूज़ दरपेश आ रहे होते जो हम शायद हमें सुनने वाले, जहाँ इन्होंने कहा पेरेंट्स का गैप, शायद आज माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजी के से रिलेटेड लोगों की ज़रूरत इसलिए दरपेश आ गई। पहले सियाने, पंजाबी में कहते हैं पहले सियाने सुनते थे, अब सियाने सुनने वाले नहीं हैं। वो समझते कि आप उनसे बात शेयर नहीं कर रहे, अपनी चीज़ को फैसला दे रहे हैं, जबकि ये समझना चाहिए कि बच्चा या नौजवान जो आपसे बात कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करके उसकी पोजीशन क्लियर कर दी जाए। लेकिन दुनिया भर में माहिर नफ्सियात को इसलिए लिया जाता है, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी अंदर की जो चीज़ें होते हैं वो शेयर करने उनके पास जाते हैं, फिर उसका हल तलाश करते हैं। तो इस चीज़ को बड़ा गौर से लेना चाहिए कि हमारे मुआशरे के अंदर प्रिवेल करता हुआ ये अलमिया कि हम अनफॉर्चुनेटली एक हेल्दी मुआशरे से निकलते हुए बिल्कुल अनहेल्दी मुआशरे की तरफ जा रहे हैं, और उसके अंदर फिर हमारे लिए नुकसानात बहुत बड़े हैं। नौजवानों के आपस में इश्यूज़ और कत्लो गारत यूनिवर्सिटियों से शुरू हुए और आज कहाँ पहुँच गए। फिर मसला यहाँ आएगा कि क्या दोबारा कोई बाप अपनी बेटी को उस इलाके से बाहर पढ़ने भेजेगा? मैं तो कहूँगा गाँव से बाहर नहीं पढ़ने भेजेगा। जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं, इवन उस लड़की का गलती कोई नहीं होगी, लेकिन बाकी लड़कियों के लिए वो एक गुनाह बन जाएगा, जो कि शायद वो गुनाह नहीं है क्योंकि उसका तो मासूम का गुनाह ही कोई नहीं था, ना गलती कोई थी, लेकिन उस गलती को गुनाह बना दिया जाएगा जैसे मैडम ने कहा। और फिर अनफॉर्चुनेटली होगा वो कि ये एक दोबारा से हम बैकवर्ड एरियाज और बैकवर्ड सोच की तरफ जाएंगे, जो एक नुकसानदेह इस माशरे के लिए भी और इस पाकिस्तान के लिए भी। सोचना होगा इस अमर को, और ख़ास तौर पर अपने बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि वालिदैन बड़े मजबूर होकर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं, मुआशरा छोड़ जाता है जो जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।